IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये वो सपना होता है जो लाखों स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन इस सपने को पूरा वही कर पाते हैं जिनके अंदर डेडिकेशन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 10th के बाद से ही अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर कर चुके होते हैं कि आगे चलकर उनको क्या करना है। कोई साइंस की तरफ जाता है, कोई कॉमर्स की तरफ जाता है, तो कोई आर्ट्स की तरफ जाता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का एक सपना होगा, मुझे आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना है, मुझे यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करके मुझे अपने सपने को पूरा करना है। लेकिन कैसे, इसकी प्रिपरेशन मुझे कब से और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कंफ्यूज हो तो आपकी ये कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली है। साथ में इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इन सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है, ताकि जिनका भी सपना है IAS ऑफिसर बनने का, उसको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के दौरान मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहां से। तो क्लास 12th जो है बच्चा, वो एंड नहीं है कि चलो पढ़ाई खत्म हो गई, अब तो चलो फ्री हो गए हैं। ये आपकी एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। यहां से आपका करियर पाथ स्टार्ट होता है। तो अगर आपका सपना है IAS ऑफिसर बनने का, तो यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो देखो, क्लास 12th इज नॉट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इट इज बिगिनिंग ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बिकमिंग एन IAS ऑफिसर इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड इंपैक्टफुल करियर पाथ इन इंडिया। इंडिया में सबसे जो एक हाईएस्ट, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट की जाती है या बहुत बड़ी ये जॉब होती है, तो वो है एक IAS ऑफिसर की। ठीक है, सो द जर्नी कैन स्टार्ट राइट नाउ। आपकी जर्नी यहां से स्टार्ट होती है विद द राइट subject choices, habits and the mindset, you can well on your way to clearing the UPSC exam by your early 20s। यानी कि आप 21 साल की उम्र में आप एक IAS ऑफिसर बन सकते हैं। क्या मैडम ये पॉसिबल है कि हम 21 साल की उम्र में हम एक IAS ऑफिसर बने? बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक सही डायरेक्शन में अपनी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, सो यहां पर यूपीएससी IAS प्रिपरेशन गाइडेंस आपको पूरी तरह मिलने वाली है। और फॉर द क्लास 12th एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो जो भी क्लास 12th में हैं अभी, ठीक है, या फिर जो भी क्लास 12th पास आउट होकर के फर्स्ट ईयर में आए, तो भाई आपकी जर्नी जो है यहां से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर स्टार्ट करेंगे व्हाई स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। आप अपनी इतनी जल्दी प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करोगे? तो इसका भी रीजन है, क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी अपने आप सपने को पूरा करोगे। तो जितना लेट करोगे, उतनी आप मंजिल से अपनी दूर होते चले जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी ये जो प्रिपरेशन है वो अर्ली स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट बिगिन द सीरियस प्रिपरेशन आफ्टर द ग्रेजुएशन। बहुत सारे जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप ये गलती मत करना, क्लास 12th के बाद से जैसे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो, तो उसके साथ साथ में आपको प्रिपरेशन अपनी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको 3 साल लगते हैं। ठीक है, 3 साल लगते हैं इसको प्रिपरेशन करने में। ठीक है, अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो अपने क्लास 12th के साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सो बट those who start during the college have the significant advantage। लेकिन जो कॉलेज में गए हैं तो उसके लिए उनको एक एडवांटेज मिल सकता है। You gain the time, build the fundamentals, developed answer writing skill। तो आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ में देखो, आपको एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि जब आप ग्रेजुएशन में होते हो तो आप जो है पढ़ाई से कनेक्टेड रहते हो। ठीक है, आप आंसर राइटिंग करते हो। ठीक है, लोगों से बातचीत करने का जो आपका एक तरीका होता है, आप वो सीखते हो, है ना। और साथ में आपको बहुत सारी सी चीजें सीखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं आपके इस एग्जाम से रिलेटेड है, आपके इस सपने से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आंसर राइटिंग की स्किल, ठीक है, आपको आती रहती है। तो खास करके जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो ग्रेजुएशन में वो एडमिशन ले चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े लेंथी उनको आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो आपको यूपीएससी के एग्जाम में भी आपको इस तरह का जो है एक पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो लिखना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एग्जाम पैटर्न विदाउट द प्रेशर ऑफ अ टिकिंग क्लॉक, स्टार्टिंग अर्ली ट्रांसफॉर्मेशन द daunting goal in a manageable step by step journey। तो यहां पर आपकी जो स्टेप बाय स्टेप जर्नी स्टार्ट होने वाली है, यहां से आगे हम कैसे करने वाले हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी आप क्लास 12th में हो, ठीक है, उसके बाद में आप जैसे ग्रेजुएशन में आएंगे तो ये गलती मत करना कि यार अभी तो हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम सोचेंगे यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। भाई ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा मत करना। जैसे आप ग्रेजुएशन में आते हो तो उसके साथ साथ ही आपको ये अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मोटी मोटी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम स्टार्ट योर प्रिपरेशन
अर्ली, ठीक है। तो यहाँ क्यों, क्योंकि इसके ना 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आपको पता है इसका प्रीलिम्स होता है, फिर इसका मेंस होता है, देन उसके बाद इसका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तीन स्टेजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या चीजें पढ़नी है, तो आपको 6 to 12 एनसीईआरटी को कवर करना है, क्योंकि यहीं से आपका बेस तैयार होगा और इसी से आपके क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं, राइट। प्रीलिम्स होता है, ठीक है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, ईच रिक्वायरिंग द डेडिकेटेड द प्रिपरेशन। ये तीनों के तीनों स्टेजेस जो है वो क्या क्या रिक्वायरिंग होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है डेडिकेशन, मतलब प्रिपरेशन के लिए जो आपने जिस तरह का अपना डेडिकेशन दिया है तो वो उस डेडिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आपके 6 to 12 आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। यहां पर 1+ क्यों किया गया है कि ईयर द हेड स्टार्ट, यहां पर स्टूडेंट 1+ स्टूडेंट who start in the college often the clear the exam faster। जो स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हो चुके हैं या आ चुके हैं उनको अपनी साथ साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आपका जो रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, वो क्या दिखेगा कि 21 रियलिस्टिक टारगेट एज विद द अर्ली प्रिपरेशन बिकमिंग एन IAS ऑफिसर एट द एज ऑफ एज 21 इज अचीवमेंट। तो आप 21 की एज में आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं। देखो कैसे, अभी आप क्लास 12 में, ठीक है, पास आउट होकर के आप उसमें आए हैं, फर्स्ट ईयर में आए हैं, ठीक है। यहां से जब आप स्टार्ट करोगे तो 3 साल लगेंगे आपको ग्रेजुएशन करने में, ठीक है। जब 3 साल में आप साथ साथ में अपनी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सोचो जरा कितना कितना आप कवर कर चुके होंगे। तो ये बिल्कुल है कि फिक्स है कि आपको जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अपना इस एग्जाम को, इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम चूज द राइट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ये कभी गलती मत करना कि आपके फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट चूज किया तो चलो मैं भी कर लूं। आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जो आपके इंटरेस्ट का हो, जहां पर आप अपना एक बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, साइंस का हो सकता है, आर्ट्स का हो सकता है, कॉमर्स का होता है। अच्छा, एक चीज बहुत बहुत जरूरी है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट ही यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं। भाई ये गलत है, साइंस का स्टूडेंट भी, कॉमर्स का स्टूडेंट भी, आर्ट्स का स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, ये यूपीएससी एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। सो यहां पर आपको क्या करना है कि चूज द राइट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। तो योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नॉट जस्ट अ डिग्री। ये हमेशा याद रखना कि आपकी ग्रेजुएशन का के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है। डिग्री जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट है कि आपने कंप्लीट अपने सब्जेक्ट को लिया, आपने उसको उसका एग्जाम दिया और आप क्रैक हो गए तो आपके पास में डिग्री आ गई। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपके इंटरेस्ट के बिहाफ पर होना चाहिए। इट इज द पोटेंशियल यूपीएससी ऑप्शनल। तो आपको यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो अभी से अपना वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। चूज द सब्जेक्ट यू जेन्युइनली एंजॉय एंड कैन द स्टडी डीपली फॉर द इयर्स। अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ऑप्शनल कैन बी योर बिगेस्ट एडवांटेज इन द मेंस एग्जाम। तो आपका ये जो सबसे इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है ये आपके मेंस एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइंस में कोई भी हो गया, कॉमर्स में कोई भी हो गया, तो कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जल्दी से लिखकर बताओ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ। अच्छा, एक थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो आर्ट्स वालों को ज्यादा मिल जाता है, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट को ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स इनसे थोड़ा सा कनेक्टेड रहते हैं ना। तो साइंस वाले नहीं रहते, कॉमर्स वाले नहीं रहते, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है आर्ट्स वालों को मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर डीपली कनेक्टेड द जनरल स्टडीज पेपर 1। अब ये जो हिस्ट्री है, राइट, ये जो हिस्ट्री है ये क्या है, ये डीपली कनेक्टेड है हमारे जनरल स्टडी पेपर 1 से, ठीक है। रिच इन द एनालिटिकल कंटेंट इन द कंटेंट एंड द वाइडली चूजन एज ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे इसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मानते हैं, इसको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट। अब यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस बच्चों का, मतलब मैं कहती हूँ कि आर्ट्स स्टूडेंट का, मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि डायरेक्टली ओवरलैप विद द पॉलिटी, गवर्नेंस एंड द इंटरनेशनल। तो हमें पॉलिटिकल साइंस में इन चीजों के बारे में पता चलते हैं और यही सारी चीजें हमारे यूपीएससी के टॉपिक्स होते हैं जहां से आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, कवर द फिजिकल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अ हाई स्कोरिंग एंड द पॉपुलर ऑप्शन। तो ये भी एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसको भी अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप बना सकते हो। साथ में सोशियोलॉजी हो गया, तो कंसाइज द सिलेबस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्ट्रॉन्ग ओवरलैप विद द सोशल इश्यूज इन द जीएस पेपर। तो जो आपको जीएस पेपर होता है उसके अंदर भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो है, मतलब आपको सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है, और यही सारी चीजें आपके उसमें पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है, या यही
चीजें जो है वो आपके इंटरव्यू में देखी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं हम बिल्ड योर फाउंडेशन विद द एनसीईआरटी। तो आपका जो एक फाउंडेशन रहेगा, बेस जो रहेगा वो आपकी एनसीईआरटी से रहेगा। मैं फिर से कह रही हूं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं। एनसीईआरटी को आपको 6 to 12 एनसीईआरटी आपकी बैकबोन है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। दे प्रोवाइड द क्लियर, कंसाइज एंड द अथॉरिटेटिव कंटेंट दैट फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चन। यहीं से ही आपके प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। मेनी टॉपर्स क्रेडिट विद देयर सक्सेस टू द थ्रू एनसीईआरटी रिगार्डिंग। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल जो हो चुके हैं, जो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, तो उन्होंने अपना ये सीक्रेट बताया कि भाई हमने 6 to 12 जो है सबसे पहले अपने बेसिक्स को हमने स्ट्रॉन्ग किया, जो कि 6 to 12 हमारी एनसीईआरटी बुक है, तो एनसीईआरटी को क्रेडिट देते हैं, ठीक है। तो यहां पर 6 to 8 जो है, क्लास 6 to 8 में क्या कर देंगे आप, बिल्ड योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को यहां पर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करके उसको बिल्ड करोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे। 9th-10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है, ये आपकी क्या हेल्प करेंगी, स्टूडेंट बेसिक इन द हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो ये आपके इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी। क्लास 11th-12th में डीप डाइव इनटू ऑल द सब्जेक्ट फॉर द मेंस। अब यहाँ पर जो क्लास 11th-12th है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर सिलेबस जो है, सब्जेक्ट जो है वो वास्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो चीजें आपने 9th-10th में या 6th 7th 8th में आपने हिस्ट्री में मान लो थोड़ी चीजें पढ़ी होगी, 11th-12th तक आते आते वो और ज्यादा वास्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डीप नॉलेज मिलेगी, वो भी मेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हाउ टू रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली। अब ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैडम हमें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें रीड लाइक द स्टोरी फर्स्ट एंड रिवाइज विद द हाईलाइटर, ठीक है। तो आपको एक स्टोरी की तरह से पढ़ने हैं, ये जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो स्टोरी की तरह पढ़ो, और जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको हाईलाइट कर लो। मेक शॉर्ट नोट आफ्टर, हर एक जब भी चैप्टर पढ़ते हो साथ साथ में आपके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। तो यही जो शॉर्ट नोट्स होंगे ये आपके रिवीजन में काम आएंगे और सारी इंपॉर्टेंट चीजों को आप रिकॉल करोगे, ठीक है। उसके बाद में रिवाइज एटलीस्ट 2-3 टाइम बिफोर द एग्जाम। तो आपको एग्जाम से पहले 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना है। कंबाइन एनसीईआरटी विद द करंट अफेयर्स फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। एक बात हमेशा याद रखना, करंट अफेयर से भी आपको कनेक्टेड रहना है, क्योंकि करंट अफेयर से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको आसपास की चीजें, आज की चीजें नहीं पता, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह रीड कर सकते हो। स्टार्ट विद क्लास 6 एनसीईआरटी इन योर फर्स्ट ईयर कॉलेज एंड फिनिश द ऑल बाय एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो क्लास 6 से जो है वो आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और फिर एंड तक, कॉलेज एंड होते होते सेकेंड ईयर तक आते आते आप सारे के सारे चीजों को कवर कर लोगे, ठीक है। मतलब 6 to 12 जो होगा आपका, साथ साथ में आप पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके बाद में मेक द करंट अफेयर्स योर डेली हैबिट। तो बच्चा अपनी हैबिट बना लो एक पूरी तरीके से, कि जब भी आप, ठीक है, उठते हो या आपकी जब भी फ्री टाइम होता है, तो अपना सुबह एक टाइम टेबल फिक्स कर लो कि मुझे ये जो टाइम है, मुझे इसमें न्यूज़पेपर रीड करनी है, मुझे इसमें मैगजीन रीड करनी है, ठीक है। तो अगर आप करंट चीजें के बारे में नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूपीएससी जस्ट नॉट अबाउट द स्टैटिक नॉलेज। तो यूपीएससी एक स्टैटिक नॉलेज नहीं है, इट टेस्ट योर अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू। ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का एग्जाम है कि आप अपने दीन दुनिया के बारे में, या आप अपनी कंट्री में क्या हो रहा है या वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इसकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर काहे के आईएएस ऑफिसर बने, है ना। तो उसके बाद में यहां पर डेली करंट अफेयर्स हैबिट फ्रॉम डे 1 कॉलेज विल गिव यू द मैसिव एज ऑफ इन द बोथ प्रीलिम्स एंड अब यहां पर डेली करंट अफेयर्स आपको प्रीलिम्स और मेंस में आपको हेल्प करेगा, एज वेल एज इंटरव्यू स्टेज में भी आपको हेल्प करेगा। रीड 1 न्यूज़पेपर डेली, आपको एक डेली न्यूज़पेपर रीड करना है, ठीक है। मंथली द कंपाइलेशन, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, मंथली कंपाइलेशन, यानी कि जो मंथली जो मैगजीन आती है ना, तो आप उसको क्या करोगे, सारे के सारे करंट अफेयर्स जो है उसके अंदर कंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो आप उसको भी रीड कर सकते हो। ट्रैक द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को भी आप ट्रैक करते रहिए, क्योंकि इससे भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मास्टर कम्युनिकेशन एंड आंसर राइटिंग, ये भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग से ये पता चलेगा कि आपकी मतलब सोचने की क्षमता कितनी है, आप कैसा सोच करके कैसा लिख सकते हो। तो उससे लिखना पड़ता है, और वो भी बहुत लेंदी लिखना पड़ता है, इसलिए राइटिंग जो है बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, डेली कुछ ना कुछ आपको राइटिंग करते रहनी है। व्हाई आंसर राइटिंग इज मैटर, क्यों हमें आंसर राइटिंग मैटर करता है, या क्यों हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज विदाउट द एक्सप्रेशन इज इनकम्प्लीट। अब मान लो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अब आप वो क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में, तो जब तक उसको लिखोगे नहीं तब तक दूसरों को कैसे पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो चीजें दूसरों को बताने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर यही चीजें बताएगी कि नॉलेज विदाउट योर एक्सप्रेशन इज इनकम्प्लीट। यूपीएससी मेंस एंटायर, तो यहां पर यूपीएससी में क्या है कि एंटायर
एंटायरली डिस्क्रिप्टिव योर, तो ये जो यूपीएससी का एग्जाम होता है मेंस का, ठीक है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि सब्जेक्टिव आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, है ना, पैराग्राफ की फॉर्म में। योर एबिलिटी टू स्ट्रक्चर द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट इन फैक्ट राइट क्लियरली अंडर द टाइम प्रेशर, तो आपको ना कहीं ना कहीं वो चीजें आपको यहाँ आज से अगर स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं वो चीजें बाद में आप प्रेशर हैंडल करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हो, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर जब आप चीजें लिखते हो तो वो आपको हैबिट हो जाती है और वहीं पर ही वो चीजें देखी जाती है कि विद इन टाइम लिमिट आप कितना लिख सकते हो, कितना अच्छा लिख सकते हो, कितना अच्छा सोच करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, प्रैक्टिस राइटिंग 2-3 आंसर्स डेली इन द फर्स्ट ईयर, तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर 2 से 3 आंसर आपको डेली लिख लिख कर देखने हैं। उसके बाद फोकस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो सबसे पहले आपके आंसर्स में इंट्रोडक्शन होने चाहिए, आप किसके बारे में लिख रहे हो, जो क्वेश्चन पूछा है तो उसका 2 से 3 लाइन में आप उसका स्ट्रक्चर दोगे, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन दोगे। उसके बाद में बॉडी में आपका पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा, देन उसके बाद में कंक्लूजन लिखना। ये एक आंसर लिखने का सही तरीका होता है और यहीं से आपके स्कोरिंग जो है वो मार्क्स हो जाते हैं। सो यूज द डायग्राम, अब आपको इस पर्टिकुलर इस आंसर को लिखने में आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है, डायग्राम्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, डाटा टू एनरिच द आंसर, गेट योर आंसर्स इवैल्यूएटेड बाय द मेंटर और द पीयर। और फिर जब आप आंसर लिख लेते हो तो अपने साथ में या तो अपने फ्रेंड्स को दिखा दीजिए, या आपके कोई भी घर में बड़े हैं या कोई भी इससे नॉलेजेबल पर्सन है तो आप उसको अपना आंसर ये चेक करा सकते हो कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो वो चेक करके आपको बता देंगे ये गलतियां है, अगर नहीं है तो फिर आप फर्दर अपने कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा बिल्ड योर डिसिप्लिन डेली रूटीन, तो अपना डेली रूटीन एक फिक्स कर लो, ठीक है। मॉर्निंग में क्या करना है आपको, मॉर्निंग में 6 to 8 AM आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, करंट अफेयर्स नोट्स बनाने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एंड रिवीजन प्रीवियस डेज टॉपिक्स, और उसके बाद में आपको जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उसके टॉपिक्स को अपना रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद में कॉलेज, अब ये तो 6 to 8 हो गया, फिर उसके बाद में आपका कॉलेज टाइम हो जाता है, तो कॉलेज आवर्स में आप क्या करोगे, कॉलेज जाकर के कॉलेज आवर्स में आप अटेंड द क्लास बट यूज फ्री पीरियड एनसीईआरटी रीडिंग और द शॉर्ट रिवीजन। देखो मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि आप जब आप कॉलेज में होते हो अगर आपका कोई फ्री पीरियड है तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, उससे उसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि पूरा का पूरा जो है वो आपने पढ़ाकू कीड़ा बनना है ना, तो आपको बुकवॉर्म नहीं बनना है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप अपने आप को रिफ्रेश भी कर सकते हो लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आफ्टरनून में 2 to 4 क्या करना है आपने, 2 to 4 में ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टडी द जनरल स्टडी। उसके बाद में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपने ज्योग्राफी ले, सोशियोलॉजी, जो भी आपका ऑप्शनल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा तो आपने उसको पढ़ना है, ठीक है। या फिर आप जनरल स्टडीज के टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फोकस, डिस्ट्रैक्शन फ्री सेशंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका इवनिंग में क्या होगा, इवनिंग में 6 to 8 में आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और वॉच द एजुकेशनल वीडियोस। तो एजुकेशनल वीडियोस देखिए, जो भी आपके यूपीएससी रिलेटेड या आपके टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस होती है आप उनको ज्यादा देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद में नाइट में 9 to 10 PM आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन ऑफ द डे, तो जो भी आपने अपने पूरे डे टाइम में पढ़ा है, ठीक है, या जो अपने नोट्स बनाए हैं तो बस उनको रिवाइज कीजिए और थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए कि मुझे कल क्या करना है, तो उसको एक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रिपेयर विद योर ग्रेजुएशन, तो आपको अपने ग्रेजुएशन के साथ क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपका ये फाउंडेशन होगा जहां पर आप 6 to 12 जो है अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ में इसको कंप्लीट करते रहेंगे। स्टार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न थॉरली। मैंने ये पूरा का पूरा बता भी दिया है कि अभी जो यूपीएससी का कैलेंडर आया है कि कब एग्जाम कब होने वाला है, 2027 में होगा, उसका पूरा कैलेंडर भी बता दिया है, तो जाकर के आप उस कैलेंडर को चेक कर सकते हो, ठीक है, साइट पर भी आपको मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे, ये तो आपका हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या करोगे, बिल्डअप किसका करोगे आप, बिगिन द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, द लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, जेसी हो गया, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट राइटिंग द चूज एंड बिगिन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आप अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे। ये सेकेंड ईयर का है। फिर थर्ड ईयर में जब आप आते हो तो उसमें टेक योर फर्स्ट प्रीलिम्स अटेम्प्ट, तो यहां पर आप फर्स्ट प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपको देना है, ठीक है। उसके बाद में रिवाइज थॉरली, जॉइन अ टेस्ट, तो यहां पर प्रीलिम्स के कहने का मतलब ये कि आप बोलोगे कि मैडम उसके लिए तो हमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, मतलब आप जो है अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपका एग्जाम कल है और आप अपना प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो थर्ड ईयर तक आते आते अपने प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बैलेंस कॉलेज एग्जाम विद द यूपीएससी रिवीजन स्मार्टली। उसके बाद में अपने
एग्जाम को भी, जो आपके ग्रेजुएशन में जो एग्जाम्स होते हैं उनको भी बैलेंस करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा का पूरा अपना फोकस ही इधर कर लिया, उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है, ठीक है। अभी थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, मैंने क्या कहा कि आप 21 साल की उम्र में एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये 21 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बनने का एक सीक्रेट था कि आप क्लास 12 के साथ साथ में अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे थे, हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो जाए, आपका जो सिविल सर्विस का एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, आपके सपना पूरा हो जाए। इसीलिए जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेनी आईएएस टॉपर्स क्लियर द एग्जाम ड्यूरिंग द इमीडिएटली आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। मैंने ये बोला ना अभी आपको, ठीक है। सो योर कॉलेज ईयर्स आर नॉट डिस्ट्रक्शन। तो आपकी कॉलेज ईयर जो है वो डिस्ट्रक्शन ईयर नहीं है बच्चा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैडम जो हम कॉलेज में जब पढ़ते हैं या तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। नहीं भाई, ये डिस्ट्रक्शन वाला पीरियड नहीं है। तो आपका जो भी फ्री पीरियड होता है, फ्री टाइम होता है, तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बताया कि योर कॉलेज ईयर्स आर नॉट द डिस्ट्रक्शन, दे आर योर प्रिपरेशन ग्राउंड। तो ये आपके प्रिपरेशन ग्राउंड है, ठीक है। अब ये मिथ आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्टे फोकस द एलिमिनेट द नॉइज। तो वहां पर बैठकर आप पढ़ाई कीजिए जहां पर आपका जो डिस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल ना के बराबर हो, ठीक है। तो अपने आप को सबसे पहले तो आपको अपने आप को फोन से दूर रखना है, ठीक है। फोन को इतनी दूर रख दो, ठीक है, कि आपको ना तो दिखाई दे ना वो सुनाई दे। दिखाई दे इन द सेंस बोलोगे मैडम कोई उठाकर लेकर जाएगा, कहने का मतलब आप उसको म्यूट करके पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हो, ताकि नोटिफिकेशन की जो बेल जो रिंग होती है वो आपको सुनाई ना दे, है ना। उसके बाद में जब आप पढ़ाई कर लेते हो तो अपना फोन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर लिमिटेड सोशल मीडिया। तो बच्चा सोशल मीडिया को लिमिटेड ही आपको यूज करना है। फाइंड योर सर्कल। तो अपना ऐसा सर्कल बनाओ जिससे जो पढ़ाई वाला सर्कल होता है, ठीक है, मौज मस्ती वाला नहीं, पढ़ाई वाला सर्कल होता है, ठीक है। उसके बाद में ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो फिर धीरे धीरे आप अपनी प्रोग्रेस को भी आप ट्रैक करते रहिए कि आपकी प्रिपरेशन कहां पर पहुंची, कितना आज मैंने जो सुबह गोल सेट किया था क्या मैं उसको पूरा कर पाया हूं, नहीं कर पाया हूं, तो हर हाल में उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था। योर गोल इज द विद इन रीच। तो आपका गोल जो है बिल्कुल आपके बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो आपको अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी है। इफ यू स्टार्ट द अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट एंड फॉलो द राइट स्ट्रेटेजी, बिकम द आईएएस ऑफिसर एट द एज ऑफ 21 कैन बिकम द रियलिस्टिक गोल। तो आप भी 21 साल की उम्र में आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया है तो, ठीक है। पूरी की पूरी जर्नी बता दी है। द जर्नी आईएएस ऑफिसर मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट, बट एवरी ग्रेट ऑफिसर स्टार्टेड एग्जैक्टली वेयर यू आर विद द ड्रीम प्लान। तो आप अपने बिल्कुल अपनी मंजिल के पास में हैं, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट टुडे, आज से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको रीडिंग करनी है डेली की डेली। उसके बाद में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। तो आप ये मत कीजिएगा कि चलो आज नहीं पढ़ रहे हैं तो चलो कल पढ़ लेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता बच्चा, ठीक है। तो वो कल को आज में ही कन्वर्ट कर दो। सो डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो जो कल का काम करने वाले हो वो आज ही इसको खत्म कर दो। सेम डे प्लान बनाओ और उसको हर हाल में कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये था, आप आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और ये जो है अगर आपको इससे रिलेटेड, मैं वैसे तो मैंने सभी चीजों को क्लियर कर दिया, अगर कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी साथ में मुझे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। इस तरह के आगे वीडियो बनाते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। थैंक यू एंड नमस्ते, बाय बाय।